गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अंकित यादव। तक्ष एकेडमी के माध्यम से हम लोग आपस में जुड़े हुए हैं। लेखपाल परीक्षा 2020 के लिए हम लोगों ने काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर देखा, बात की। प्रीवियस जितने प्रकार के प्रश्न बने हैं हमने उस पर भी चर्चा की। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं जीव विज्ञान पर, क्योंकि 1 से 2 प्रश्न हमें जीव विज्ञान के उसमें रखे हुए मिलते हैं। एक प्रश्न हमें लगभग फिजिक्स का और एक प्रश्न हमें केमिस्ट्री का। कुल मिलाकर बात करें 3 से 4 प्रश्न हमें विज्ञान के आते हैं। तो हम लोग आज चर्चा करना चाहते हैं जीव विज्ञान पर। ठीक है, जीव विज्ञान पर हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे कोशिका पर। आइए बात करते हैं कोशिका पर। देखिए, अगर हम लोग जीव विज्ञान की बात करें, जीव विज्ञान, अगर मैं आपसे जीव विज्ञान के बारे में बताऊं तो आप लोग समझ लीजिएगा। जीव विज्ञान का मतलब ही समझ लीजिए, मैं जैसे शब्द लिख दे रहा हूं आपके सामने, बायो प्लस लॉजी। हमने शब्द लिख दिया बायो प्लस लॉजी। तो बायो का जो हमारा अर्थ होता है, तो बायो का अर्थ मिलेगा बच्चों हमें सजीव। बायो का अर्थ हमें क्या मिलेगा? सजीव। जबकि मैं दूसरी बात और आपको बताऊं, जो लॉजी शब्द लिखा आपके सामने, इसका मतलब बच्चों ये स्टडी। इसका मतलब क्या है? स्टडी। तो कहने का जो हमारा आपसे तात्पर्य है कि सजीव की जो स्टडी होती है उसे हम लोग बोलते हैं बायोलॉजी, यानी जीव विज्ञान। कभी आपसे इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाए, 1-2 नंबर के लिए प्रश्न पूछ लेता है वो, तुमसे कभी कहा जाए कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो आप लोग उत्तर बता देंगे अरस्तु। किसे बोलते हैं भाई? अरस्तु। जीव विज्ञान का जनक किसे बोलते हैं? अरस्तु। कहने का तात्पर्य जो अरिस्टोटले साहब हैं उन्हें हम जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। लेकिन प्रश्न थोड़ा सा रुख बदले और लैंग्वेज बदले। कई प्रश्न इस प्रकार से आपसे पूछा जाए कि जीव विज्ञान शब्द, जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था? किसने दिया था? अगर आपसे कभी ये प्रश्न पूछा जाए कि जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था, तो वहां आपको 2 उत्तर याद रखने हैं। पहला उत्तर आप लोग याद रखेंगे लेमार्क, जबकि दूसरा उत्तर आप लोग याद रखेंगे ट्रेविरिनस। इन 2 वैज्ञानिकों ने सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। तो जिस प्रकार से अरस्तु साहब ने स्टडी को बताया था, उसी के अध्ययन को इन लोगों ने नाम दिया था क्या? जीव विज्ञान। जबकि मैं आपको बता दूं, अरस्तु ने यहाँ पर 400 BC, ठीक, अरस्तु ने यहाँ पर हम लोग बात करें 319 BC या 322 BC के लगभग जीव विज्ञान के बारे में बताया था। जबकि ये नाम वही 19वीं शताब्दी के आसपास रखा गया। ये नाम 19वीं शताब्दी के आसपास रखा गया। बच्चों, हम लोग दूसरी और चर्चा करें यहाँ पर, तो आप लोग याद रखिएगा लेमार्क और ट्रेविरिनस। तो आप लोग यहाँ से प्रश्न याद रख सकते हैं, इन्हें जीव विज्ञान का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। जीव विज्ञान क्या बोलते हैं? इसे पिता कहा जाता है। जबकि जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को, जबकि जीव विज्ञान शब्द देने वाले लोग कौन है? लेमार्क और ट्रेविरिनस। आज हम लोग चर्चा करना चाहते हैं कोशिका के बारे में। हम लोग देखते हैं हमारे पर्टिकुलर समान रूप से कोशिका से कितने प्रश्न हमारी परीक्षा के लिए बन सकते हैं। आइए बात करते हैं। देखिए, हम लोग कोशिका के संदर्भ में बात बताएं तो आप लोग याद रखिए, अगर आपसे कभी पूछा जाए कोशिका क्या है, पूछा जाए आपसे कोशिका क्या है, तो मेरी बात समझ लीजिए। 2 शब्द याद रखेंगे। पहला शब्द संरचनात्मक, दूसरा शब्द आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे क्रियात्मक। क्रियात्मक तो कहने का तात्पर्य यह है, जैसे मैं यहाँ पर एक बॉडी शो कर दे रहा हूँ आपके सामने, जैसे हम लोगों ने एक बॉडी को शो किया, किसी प्रकार की बॉडी हो सकती है, वो किसी भी जीव की बॉडी हो सकती है, कुत्ते की हो सकती है, घोड़े की हो सकती है, गाय की हो सकती है, किसी की भी बॉडी हो सकती है। लेकिन बच्चों में यहाँ जानने की जरूरत है, प्रत्येक बॉडी जो होती है, प्रत्येक जो बॉडी होती है किससे मिलकर बनी होती है भाई? आप लोग बताएंगे कोशिका से मिलकर बनी होती है। किससे? कोशिका से मिलकर बनी होती है। जो शरीर की संरचना होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? कोशिका से मिलकर बनी होती है। जबकि दूसरी बात हम लोग बताएं, कोशिका से मिलकर क्या बनते हैं भैया? ऊतक। ऊतक से मिलकर क्या बनते हैं? आप लोग जानते हैं क्या बनते हैं? अंग। अंग से मिलकर क्या बनते हैं? आप लोगों को पता है, अंग तंत्र बनते हैं। क्या बनते हैं भाई? अंग तंत्र। और अंग तंत्र से क्या बनता है भैया? शरीर। क्या बनता है? शरीर। हम लोग इस शरीर की बात कर रहे हैं। इस शरीर की संरचनात्मक और इस शरीर की क्रियात्मक। संरचनात्मक का मतलब जिसे हम लोग देख सकें, और वो क्रियात्मक का मतलब वो कार्य कर रही हो, और सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, उसे हम लोग नाम देते हैं कोशिका। क्या नाम देते हैं भाई? कोशिका। तो आप लोग याद रखेंगे, शरीर की सबसे छोटी
संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को नाम किया जाता है कोशिका। देखिए कोशिका के बारे में जो सबसे पहले बताने वाला व्यक्ति था दोस्तों, तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर एक व्यक्ति था। हम लोग समय की भी बात करेंगे यहाँ पर। जब लोग समय की बात करते हैं, समय आप लोग याद रखेंगे 1665, समय आप लोग याद रखेंगे 1665। और 1665 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, तो यार ना इन्हीं रॉबर्ट हुक साहब ने सबसे पहले कोशिका के बारे में बताया। रॉबर्ट हुक साहब ने हमें सबसे पहले कोशिका के बारे में बताया। आप लोग याद रखेंगे रॉबर्ट हुक साहब को, इन्हीं को ही कहा जाता है कोशिका का पितामह, कोशिका का पितामह। अगर आपसे कोई पर्टिकुलर एक नंबर का प्रश्न पूछा जाए निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पिता कहते हैं, तो आप लोग वहां पर उत्तर क्रिएट करेंगे कि रॉबर्ट हुक साहब को हम लोग कोशिका का पिता कहते हैं। देखिए हम लोग और बात करें तो कोशिका को जो अंग्रेजी भाषा में हम लोग सेल नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं भाई? कोशिका को अंग्रेजी भाषा में हम लोग सेल नाम देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ये स्टडी ऑफ सेल, आपसे कभी पूछा जाए ये स्टडी ऑफ सेल, ये स्टडी ऑफ सेल के बारे में कभी आपसे पूछा जाए, तो आप लोग वहां पर जो उत्तर क्रिएट करेंगे, वहां पर उत्तर आपको बताना साइटोलॉजी। क्या नाम बताएंगे भैया? साइटोलॉजी। तो कहने का मेरा आपसे जो तात्पर्य है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग कोशिका का अध्ययन करते हैं या कोशिका की हम लोग स्टडी करते हैं, उसे हम लोग साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो क्लियर है मेरी बात? तो यार कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, कोशिका का पिता रॉबर्ट हुक। ठीक, कोशिका की खोज किसने की? खोज के बारे में बताते हैं, खोज किसने की? रॉबर्ट हुक। तो शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या नाम देते हैं? बोलो सर कोशिका नाम देते हैं। आइए हम लोग आगे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। आगे प्रश्न देखते हैं कोशिका से संबंधित और किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। देखिए हम लोग कोशिका के संदर्भ में आगे बात करें तो आप लोग याद रखिएगा, आपको कोशिका दो प्रकार से मिलेंगी। कोशिका दो प्रकार से कोशिका मिलेंगी। एक होगा आपका यूकैरियोटिक कोशिका होगी आपकी, ठीक, जबकि दूसरी होगी आपकी प्रोकैरियोटिक। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका की। तो आप लोग याद रखेंगे सबसे पहले जो जीव की उत्पत्ति हुई है, तो जीव की उत्पत्ति हुई है भैया जल में। जीव की उत्पत्ति कहां पर हुई है? जल में। आप लोग मेरी इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि जीव की जो उत्पत्ति हुई है वो कहां पर हुई है? जल में। तो जीव की उत्पत्ति जल में होने के कारण सबसे पहले यहाँ पर जल में क्या बना है? तो आप लोग बताओगे जल में यहाँ पर बना है शैवाल। जल में यहाँ पर क्या बना है? शैवाल। जब जल में यहाँ पर शैवाल बना है तो सबसे पहले जो छोटी छोटी कोशिकाएं शैवाल, हम लोग बात करेंगे जीवाणु। इस प्रकार की कोशिकाओं में कोशिका अंग नहीं होते हैं। इस प्रकार की कोशिकाओं में कोशिका अंग नहीं होते हैं। इस प्रकार की कोशिका में कोशिका अंग ना होने के कारण, इस प्रकार की कोशिकाओं में कोशिका अंग होने के न कारण और इस प्रकार की कोशिकाओं में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इसलिए हम लोग कहा जाता है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि इस प्रकार की कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती हैं, जो अधिकतम सूक्ष्म जीवों पर मिलती हैं। इनमें कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। इस प्रकार की कोशिकाओं में 70S के राइबोसोम पाए जाते हैं और ये अल्प विकसित कोशिकाएं होती हैं। कैसी होती हैं? अल्प विकसित कोशिकाएं होती हैं। जबकि हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में बात करें तो इसमें आप लोग याद रखना कोशिका अंग पाए जाते हैं, कोशिका अंग पाए जाते हैं। दूसरी बात और आप लोग यहाँ पर याद रखना कोशिका अंग पाए जाते हैं, आपको यहाँ पर कोशिका अंग पाए जाते हैं, जबकि 80S प्रकार के राइबोसोम मिलेंगे। यहाँ पर 80S प्रकार के राइबोसोम मिलेंगे। जबकि तीसरी हम लोग यहाँ पर बात करें इसके संदर्भ में तो ये एक प्रकार की विकसित कोशिका है। कैसी कोशिका भाई? विकसित कोशिका है। सभी प्रकार के विकसित जीवों में पाई जाती है। तो यार ना जो जितने भी प्रकार के आपके विकसित जीव होते हैं उनमें जो हमें कोशिका मिलेगी वो हमारी कोशिका होगी यूकैरियोटिक कोशिका। जबकि सूक्ष्म जीवों पर जो कोशिका मिलेगी अल्प विकसित कोशिका, उसका नाम होगा प्रोकैरियोटिक कोशिका। ये आप लोग संदर्भ में बात याद रखिएगा, अंतर के रूप में आपसे पूछ लेता है कभी कभी परीक्षा में। हम लोग आगे चर्चा करते हैं कोशिका के बारे में। तो आप लोग इस प्रकार से मैं संरचना बना दे रहा हूं कोशिका की। आप लोग याद रखेंगे कोशिका की हम लोग इस प्रकार संरचना बनाएंगे। हम लोग बात करेंगे कोशिका के बारे में। हम लोगों ने सामान्य कोशिका बनाई। अब हम लोग समान तरीके से देखें तो आप लोग याद रखेंगे किसी भी जीव की जो सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है उसे हम लोग कोशिका कहते हैं। अगर हम लोग कोशिका के मध्य की बात करें तो यहाँ पर कोशिका का केंद्रक उपस्थित होता है।
क्या उपस्थित होता है भैया? केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक। तो याद रखना कोशिका के बीचों बीच पाई जाने वाली संरचना क्या कहलाती है? केंद्रक कहलाती है। ये सभी प्रकार की यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होती है। संदर्भ में एक प्रश्न याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किसी प्रकार का केंद्रक नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक होता है। तो याद रखना ये एक प्रकार की हमने यूकैरियोट कोशिका बनाई है जहां पर केंद्रक उपस्थित होता है। हम लोग केंद्रक की अगर बात करें, अगर हम लोग यहाँ पर केंद्रक की बात करें तो आप लोग यहाँ पर जानेंगे कि केंद्रक के बीचों बीच एक संरचना होती है जिसे हम लोग केंद्रिका नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं भैया? केंद्रिका। जबकि बात करें कि इस केंद्रक में इस प्रकार से धागेनुमा संरचना होती है, इस प्रकार से धागेनुमा संरचना होती है। इस धागेनुमा संरचना को हम लोग नाम देते हैं बच्चा गुणसूत्र। क्या नाम देते हैं? गुणसूत्र। इन गुणसूत्रों की इस धागेनुमा संरचना के अंदर इस प्रकार की संरचना होती है, इस प्रकार की संरचना होती है जिसे हम लोग नाम देते हैं डीएनए। क्या नाम देते हैं भाई? डीएनए। डाईराइबोन्यूक्लिक एसिड, हम लोग नाम देते हैं डाईराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए की बात कर रहे हैं। यहाँ पर डीएनए में इस प्रकार से सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म संरचना होती है। कह सकते हैं डीएनए में एक प्रकार के कट उपस्थित होते हैं। इन्हीं कटों को बच्चे हम लोग नाम देते हैं जीन। जो जीन की खोज के बारे में संदर्भ में प्रश्न पूछा जाए तो आप लोग बताएंगे जोहानसन। जीन की खोज किसने की थी तो आप लोग उत्तर बताएंगे जोहानसन। कभी भी आपसे पूछा जाए कि जीन की खोज किसने की तो आप लोग उत्तर बताएं किसने की? जोहानसन। याद रखना जो डीएनए की खोज के बारे में आपसे पूछा जाए, आपसे पूछा डीएनए की खोज किसने की तो आप लोग बताएंगे फ्रेडरिक मिशर। डीएनए की खोज किसने की तो आप लोग उत्तर बताएंगे फ्रेडरिक मिशर साहब ने डीएनए की खोज की थी। तो यार ना आनुवांशिकता की जो सबसे छोटी इकाई होती है, आनुवांशिकता की सबसे जो छोटी इकाई होती है तो आप लोग उत्तर नाम देंगे जीन। आनुवांशिकता की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम लोग नाम क्या देते हैं? जीन। आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई कौन होती है? जीन। आनुवांशिकता को समझ लीजिए, जब माता पिता के लक्षण पुत्रों तक जिसके माध्यम से जाते हैं उसे हम लोग जीन कहते हैं। ये क्रिया कहलाती है आनुवांशिकता, यानी हम लोग बात करें क्या कहलाती है? हेरिडिटी। अगर आपसे पूछा है आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है तो आप लोग नाम याद रखेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवांशिकता का पिता किसे कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल। फिर से बता दे रहा हूं, आनुवांशिकता का पिता किसे कहा? ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवांशिकता के लिए जिम्मेदार क्या है मित्रों? तो उत्तर आप लोग बताओगे जीन। कौन जिम्मेदार है? जीन। जबकि हम लोगों ने बात की जीन किसमें होते हैं? आपने बताया डीएनए में होते हैं। तो डीएनए की खोज किसने की? फ्रेडरिक मिशर। जबकि जीन की खोज किसने की थी? जोहानसन में। जबकि डीएनए उपस्थित किसमें होते हैं भैया? गुणसूत्र में। गुणसूत्र कहां पाए जाते हैं? केंद्रक में। केंद्रक कहां होता है भैया? कोशिका में। क्लियर है कि नहीं है? अगर आपके संदर्भ में इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाए कि केंद्रक की खोज किसने की, केंद्रक की खोज किसने की, तो आप लोग उत्तर बताएंगे कि रॉबर्ट ब्राउन नामक के एक व्यक्ति ने 1831 में इसकी खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन नामक व्यक्ति ने 1831 में इसकी क्या की थी भाई? खोज की थी। दूसरी बात हम आपको बता दें, अगर आपसे पूछा जाए कोशिका का नाम बता रहा हूं मैं, आरबीसी में किसी प्रकार का केंद्रक नहीं होता। एक पर्टिकुलर केंद्रक की बात करें तो आप लोग याद रखेंगे केंद्रक के बारे में, इसे ब्रेन ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे कभी पूछा जाए ब्रेन ऑफ सेल के नाम से कोशिका के किस अंग को कहा जाता है तो आप लोग वहां पर उत्तर बता सकते हैं कि ब्रेन ऑफ सेल के नाम से कोशिका के किस अंग को नाम देते हैं तो हम लोग बताएंगे केंद्रक को नाम देते हैं, जिसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। आरबीसी की हम लोग बात इसलिए कर रहे थे कि आरबीसी में किसी प्रकार का केंद्रक नहीं होता। आरबीसी में किसी प्रकार का बच्चों केंद्रक नहीं होता। आरबीसी में किसी प्रकार का बच्चा केंद्रक ना होने के कारण, इसे हम लोग नाम दे देते हैं, इसलिए हम नाम देते हैं ब्रेनलेस सेल। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि ब्रेनलेस सेल के नाम से किसे जाना जाता है, आप लोग उत्तर बताएं किसके बारे में भी? आरबीसी के बारे में। किसके बारे में बताएंगे? आरबीसी, रेड ब्लड सेल। क्लियर है कि नहीं है? रेड ब्लड कार्पल सेल। क्लियर है? यहाँ पर हम लोगों ने बात की, इसे ब्रेनलेस सेल कहते हैं कि इन प्रकार की कोशिकाओं में किसी प्रकार का केंद्रक नहीं होता। पर्टिकुलर आरबीसी की बात करें तो आरबीसी भी कई प्रकार के प्रश्न हमें देती है। जैसे हम लोग आरबीसी के संदर्भ में पहले प्रश्न की बात करें तो आप लोग याद रखिएगा, जो आरबीसी के कारण जो बच्चा हमारा ब्लड होता है, ब्लड हमारा कैसा होता है? रेड।
आरबीसी कारण ब्लड हमारा कैसा होता है, रेड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीसी रेड किसके कारण होती है, आरबीसी जो रेड होती है किसके कारण होती है, तो आप लोग बताएंगे हीमोग्लोबिन के कारण होती है। आरबीसी रेड किसके कारण होती है, हीमोग्लोबिन के कारण। अगर आपसे पूछा जाए कभी इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाए परीक्षा में कभी कि हीमोग्लोबिन रेड किस लिए होता है, तो आप लोग बताओगे आयरन के कारण होती है। किसके कारण होती है, आयरन। अगर आपसे पूछा जाए आयरन में लाल रंग कहां से है, तो आप लोग बताओगे आयन के कारण। क्लियर है कि नहीं है। जब ये Fe अपने आयन त्याग देता है तो इसका रंग, इसके कारण रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। यहीं पर एक संदर्भ और प्रश्न बनता है, एक प्रश्न और बनता है बीमारी के बारे में, जिससे आप लोगों को नाम सुना होगा एनीमिया। ये एक विशेष प्रकार की बीमारी है और आपसे कोई पूछा जाए कि एनीमिया नामक बीमारी किसके कारण होती है, तो आप लोग वहां पर उत्तर क्लिक कर सकते हैं। जो एनीमिया नामक बीमारी होती है, जो एनीमिया नामक बीमारी होती है, ये बीमारी होती है आरबीसी की कमी से। अगर आपसे पर्टिकुलर इस प्रकार से पूछा जाए कि एनीमिया क्या है, प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। आपसे पूछा जाए कि एनीमिया क्या है, तो आप लोग एक लाइन में उत्तर देंगे कि खून की कमी को हम लोग एनीमिया कहते हैं। एनीमिया किसकी कमी से होती है, तो आप लोग बताओगे सर एनीमिया आरबीसी कमी से होती है। एनीमिया किसकी कमी से होती है, तो आप लोग उत्तर बताओगे सर किसकी कमी से होती है, एनीमिया आरबीसी कमी से होती है। एनीमिया किसकी कमी से, आरबीसी। आरबीसी विकल्प में ना हो तो उत्तर क्या होगा, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप लोग उत्तर वहां पर भी बता सकते हैं कि सर हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया होती है। हीमोग्लोबिन विकल्प में ना हो तो आप लोग बता सकते हो सर आयरन की कमी से एनीमिया होती है। किसकी कमी से, आयरन। आयरन विकल्प में ना हो तो आप लोग बता सकते हो कि विटामिन B12 और B6। आप लोग बता सकते हैं विटामिन B12 और B6 की कमी से क्या होती है, एनीमिया। पर्टिकुलर एक नंबर की बात करें तो यहाँ पर दो प्रश्न बनते हैं। जिससे विटामिन B12 की हम लोग बात कर ले तो यहाँ से प्रश्न निकल कर आता है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो उत्तर आप लोग बताएंगे विटामिन B12। विटामिन B12 में आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है, कोबाल्ट मिलने वाला है। जबकि आपको कोई पूछा जाए कि स्वप्न याद करने के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार होता है, तो वहां आपको पर्टिकुलर उत्तर लगाना कि विटामिन B6 स्वप्न याद करने के लिए जिम्मेदार होता है। ये हम लोगों ने बात की थी एनीमिया, क्योंकि संदर्भ में हम लोग थोड़ी चर्चा कर बैठे आरबीसी के बारे में, क्योंकि आरबीसी में किसी प्रकार के केंद्रक नहीं होता। देखिए और आरबीसी के बारे में प्रश्न मैं आपको बता दूंगा। आपसे पूछा जाए कि जब बच्चा, सुनिए ध्यान से, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो आप लोग उत्तर बताएंगे जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो आरबीसी का निर्माण होता है यकृत में। कहाँ पर होता है भाई, यकृत में। अगर आपसे दूसरा प्रश्न कभी पूछा जाए, दूसरा प्रश्न आपसे कभी पूछा जाए कि जब इसके बाद आरबीसी, एक वयस्क मनुष्य में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो आप लोग बता सकते हो अस्थि मज्जा में। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। देखिए दोनों प्रश्नों की हम लोगों ने यहाँ पर बात की। बात कुछ इस प्रकार से की कि जब बच्चा बीमार होता, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो आरबीसी का निर्माण उसके लीवर में होता है। क्लियर है कि नहीं है। लेकिन बच्चा जब बाहर आता है, ठीक वैक्स होने के बाद, वैक्स बच्चे पर, तो वहां पर जो निर्माण प्रारंभ हो जाता है वो हो जाता है अस्थि मज्जा में। आप लोग याद रखेंगे इसका जीवन काल याद रखेंगे 120 दिन में। इसकी जो मृत्यु होती है, इसकी जो मृत्यु होती है, ये मृत्यु होती है पीलिया में। ना पीलिया एक प्रकार की संरचना जो तुम्हारे लीवर में स्थित होती है, इसलिए पीलिया को हम लोग कब्र कहते हैं। ठीक, तो कभी पूछा जाए कि आरबीसी कब्र किसे बोलते हैं, हम लोग पीलिया की। आरबीसी से हमने प्रश्न याद किया था, इसे ब्रेन लेस सेल के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि याद रखना आरबीसी कमी से एनीमिया होता है, और याद रखना हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया होता है, आयरन की कमी से एनीमिया होता है, विटामिन B12 B6 की कमी से एनीमिया होता है। आपको विकल्प में जो मिले वो आप लगा दीजिएगा। और आपसे कभी पूछा जाए, किस बेटा, आपसे पूछा जाए एनीमिया क्या है, तो आप लोग बताओगे खून की कमी को एनीमिया कहते हैं। आज हम लोगों ने पर्टिकुलर विज्ञान के बारे में काफी प्रश्नों की चर्चा की। हम लोग आगे भी कोशिका पर बात करेंगे और हम आपके साथ बने रहेंगे। देखिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।